कैसा हो अगर स्टॉक मार्केट में कोई ऐसा फॉर्मूला हो जिसको यूज करके कोई भी इन्वेस्टर निफ्टी 50 को या फिर आप कह सकते हो उसके बेंचमार्क को बड़े आसानी से बीट कर सकता है एंड उससे ज्यादा के रिटर्न्स हासिल कर सकता है। वेल, ऐसा एक फॉर्मूला है स्टॉक मार्केट में एंड उसका नाम भी मैजिक फॉर्मूला है। हर एक इन्वेस्टर की स्टॉक मार्केट में अपनी अलग अलग स्ट्रेटेजीज एंड थ्योरीज होती हैं एंड मैजिक फॉर्मूला की खास बात यह है कि इसको यूज करके कोई भी इन्वेस्टर बड़े आसानी से निफ्टी 50 को बीट कर सकता है एंड इसको यूज करना भी काफी सिंपल है। इसमें बस 2 स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करके आप निफ्टी 50 को बड़े आसानी से बीट कर सकते हो। एक बुक है द लिटिल बुक दैट स्टिल बीट्स द मार्केट एंड इसके ऑथर का नाम है जोल ग्रीनब्लट। इसका नाम अच्छे से मेरे से प्रोनाउंस नहीं हो रहा तो अब से इसको हम जेजी बोलेंगे। जेजी मतलब जो इनके ऑथर का नाम है। तो जेजी ने ये वाला फॉर्मूला अपनी इसी बुक द लिटिल बुक दैट स्टिल बीट्स द मार्केट में दिया था। जेजी एक बहुत अच्छे इन्वेस्टर एंड राइटर भी हैं। उन्होंने अपने हेज फंड की शुरुआत गोथम कैपिटल हेज फंड की शुरुआत 1985 में की एंड 1985 से 2005 तक उनके इस हेज फंड ने 40% के CAGR रिटर्न्स दिए। 40% के CAGR रिटर्न्स मतलब अगर आपने 1 लाख रुपया इनके हेज फंड में शुरुआत में इन्वेस्ट किया होता तो आपका 1 लाख 84 लाख में कन्वर्ट हो जाता उस 20 साल के पीरियड में। ये है 40% CAGR रिटर्न्स की पावर। इसीलिए ये वाली बुक इतनी पॉपुलर हुई एंड न्यूयॉर्क की बेस्ट टाइम सेलर बन गई, क्योंकि इस बुक में जो फॉर्मूला है मैजिक फॉर्मूला उसको यूज करके कोई भी इन्वेस्टर अपने कंट्री के इंडेक्स को बड़े आसानी से बीट कर सकता है। जो ये बुक है द लिटिल बुक दैट स्टिल बीट्स द मार्केट, ये बुक यूएस मार्केट के ऊपर बेस्ड है एंड इसमें जो मैजिक फॉर्मूला है ये भी यूएस मार्केट के ऊपर बैक टेस्ट किया गया है। तो हम ये कैसे बिलीव करें कि ये वाला फॉर्मूला इंडियन मार्केट में भी बिल्कुल सेम तरीके से काम करेगा। तो इसी की रिसर्च करने के लिए मैं निकल पड़ा गूगल पे एंड मैंने तकरीबन हर एक ब्लॉग पढ़ डाला जो कि मैजिक फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड था एंड फाइनली मुझे एक ब्लॉग मिला जिसमें उस ब्लॉग के ऑथर ने इस फॉर्मूले को इंडियन मार्केट के ऊपर बैक टेस्ट किया था। तो आज की वीडियो का रेफरेंस या आज की रिसर्च का रेफरेंस मैंने उसी ब्लॉग से लिया है। तो आज की वीडियो में हम ये फॉर्मूला क्या है, इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है, इसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी छुपी है एंड इस फॉर्मूले की बैक टेस्टिंग रिजल्ट इंडियन मार्केट में कैसे रहे हैं, इन सब चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं आशुतोष, फिनलाइट में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले हमें क्या क्या देखना चाहिए, यही कि कंपनी कितनी अच्छी है एंड कंपनी कितनी सस्ती है। मैजिक फॉर्मूला भी इसी के ऊपर बेस्ड है। कंपनी कितनी सस्ती है, इसके लिए ऑथर कहते हैं कि हमें कंपनी का अर्निंग यील्ड देखना चाहिए एंड कंपनी कितनी अच्छी है, इसके लिए ऑथर कहते हैं कि हमें कंपनी का ROCE देखना चाहिए। ROCE मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अर्निंग यील्ड एंड ROCE क्या है, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ROCE मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो हमें बताती है कि कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकती है ऑन द कैपिटल दे एम्प्लॉयड एंड ये रेशो जिस कंपनी की जितनी ज्यादा होगी वो उतनी अच्छी कंपनी मानी जाएगी ऑब्वियसली। फॉर एग्जांपल कंपनी ए है जिसको ओनर्स ने 5 लाख डाल के स्टार्ट किया एंड कंपनी आज की डेट में 1 लाख का प्रॉफिट जनरेट कर सकती है, तो उसका ROCE क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100 इक्वल टू 20%। वहीं दूसरी कंपनी है जिसको सेम ओनर ने 5 लाख डाल के स्टार्ट किया एंड वो कंपनी 2 लाख का प्रॉफिट जनरेट कर सकती है, तो उसका ROCE क्या होगा, 2 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100 इक्वल टू 40%। तो हम ऑब्वियसली कंपनी बी को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे क्योंकि उसका ROCE ज्यादा है। ROCE हमें बताता है कि कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकती है ऑन द कैपिटल दे एम्प्लॉयड एंड हम हमेशा उस कंपनी को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे जिसका ROCE ज्यादा है। हमारी जो सेकंड रेशियो है अर्निंग यील्ड, अर्निंग यील्ड को निकालने का फॉर्मूला है EBIT डिवाइडेड बाय एंटरप्राइज वैल्यू। EBIT मींस EBIT मींस अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड जो सेकंड है एंटरप्राइज वैल्यू। एंटरप्राइज वैल्यू को निकालने का फॉर्मूला है मार्केट कैपिटलाइजेशन प्लस डेट माइनस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो जब आप EBIT को एंटरप्राइज वैल्यू से डिवाइड करोगे आपके पास अर्निंग यील्ड आ जाएगी। अर्निंग यील्ड आपको बताती है कि स्टॉक्स का कितना रेट ऑफ रिटर्न है एंड ये जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो अब आपने क्या करना है, आपको ROCE पता लग गया, आपको अर्निंग यील्ड पता लग गया, बस अब आपका काम खत्म हो गया। अब आपने क्या करना है, पॉपकॉर्न लेके बैठिए एंड वीडियो को आगे देखिए। नहीं, पॉपकॉर्न लेके नहीं, मूवी थोड़ी ना चल रही है, फोकस करके बैठिए एंड वीडियो को आगे देखिए। तो अब आपने कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, सबसे पहले मैं आपको अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बताऊंगा। तो स्टेप 1 है आप उन कंपनीज को सिलेक्ट कीजिए जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन $50 मिलियन या फिर $100 बिलियन से ज्यादा है। इससे क्या होगा, जो कंपनी छोटे लेवल पे है वो अपने आप साइड पे हो जाएंगी, मींस रिजेक्ट हो जाएंगी।
स्टेप 2 में क्या करना है, आपको फाइनेंशियल्स एंड यूटिलिटी कंपनीज को भगा देना है, मींस उनको एक्सक्लूड कर देना है। तो स्टेप 1 में आप उन कंपनीज को सिलेक्ट कीजिए जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन $50 मिलियन से ज्यादा है या फिर $100 मिलियन से ज्यादा है। एंड स्टेप 2 में आप उन कंपनीज को रिजेक्ट कर दीजिए जो कि फाइनेंशियल्स एंड यूटिलिटी इंडस्ट्री से बिलोंग करती हैं। अब आपने क्या करना है, स्टेप 1 एंड स्टेप 2 को फॉलो करने के बाद आपके पास एक लिस्ट ऑफ स्टॉक्स आ जाएंगे, मतलब लिस्ट ऑफ कंपनीज आ जाएंगे। तो स्टेप 3 में आपको इन्हीं सारी कंपनीज का अर्निंग यील्ड फाइंड आउट करना है। स्टेप 3 में अर्निंग यील्ड फाइंड आउट करना है एंड स्टेप 4 में आपको इन्हीं सारी कंपनीज का ROCE फाइंड आउट करना है। तो याद रखना, स्टेप 3 में अर्निंग यील्ड एंड स्टेप 4 में ROCE, इन्हीं सारी कंपनीज का फाइंड आउट करना है। अब आपने क्या करना है, स्टेप 3 एंड स्टेप 4 को फॉलो करने के बाद 5th स्टेप में आपने सभी कंपनीज को अर्निंग यील्ड के बेस के ऊपर रैंक दे देना है। मींस जिस कंपनी का अर्निंग यील्ड सबसे ज्यादा होगा उसको रैंक 1 मिलेगा, जिस कंपनी का अर्निंग यील्ड सेकंड नंबर पे होगा उसको रैंक 2 मिलेगा। ऐसे से करके आपको सारी कंपनीज को बेस्ड ऑन द अर्निंग यील्ड सारी कंपनीज को रैंक दे देना है। अर्निंग यील्ड के ऊपर अर्निंग यील्ड के बेस के ऊपर रैंक देने के बाद आपको ROCE के बेस के ऊपर भी सभी कंपनीज को रैंक देना है। जिस कंपनी का ROCE सबसे ज्यादा होगा उसको रैंक 1 मिलेगा, जिस कंपनी का ROCE सेकंड नंबर पे होगा उसको रैंक 2 मिलेगा। ऐसे से करके ROCE के बेस के ऊपर भी आपको सारी कंपनीज को रैंक कर देना है। अब क्या होगा, आपके पास हर एक कंपनीज के लिए 2 रैंक्स होंगे, पहला रैंक अर्निंग यील्ड के बेस पे एंड सेकंड रैंक ROCE के बेस पे। अब इन दोनों रैंक्स को ऐड करके एक नए कॉलम में लिख लेना है, सभी कंपनीज के इन दोनों रैंक्स को ऐड करके एक नए कॉलम में लिख लेना है और उस कॉलम को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देना है। मींस जो नंबर सबसे कम होगा वो सबसे ऊपर आएगा, जो नंबर सबसे ज्यादा होगा वो सबसे नीचे आएगा। आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सो फॉर एग्जांपल, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने एक टेबल बनाया जिसमें मैंने 6 कंपनीज ली हैं, ABCDEF, ठीक है। तो सभी कंपनीज को मैंने अर्निंग यील्ड के बेस के ऊपर रैंक दिया हुआ है सेकंड कॉलम में एंड ROCE के बेस के ऊपर रैंक दिया हुआ है थर्ड कॉलम में। तो उसके बाद मैंने क्या किया, फोर्थ कॉलम में इन दोनों का कंबाइंड रैंक निकाला, हर एक कंपनी के लिए कंबाइंड रैंक निकाला। जैसे कंपनी ए के लिए 1 + 4 = 5, 1 अर्निंग यील्ड के बेस पे, ROCE के बेस के ऊपर 4, तो 1 + 4 = 5, ये कंपनी ए का कंबाइंड रैंक होगा। कंपनी बी का कंबाइंड रैंक होगा 2 + 1 = 3, ऐसे से करके कंपनी एफ का कंबाइंड रैंक होगा 6 + 3 = 9। अब जो फोर्थ कॉलम है, कंबाइंड वाला कॉलम है, कंबाइंड रैंक वाला, इसको हमने क्या किया, इसको सॉर्ट कर देना है असेंडिंग ऑर्डर में। जो नंबर सबसे कम होगा वो सबसे पहले आएगा, जो नंबर सबसे ज्यादा होगा वो सबसे बाद में आएगा। जैसे अभी आप एक नए टेबल में देख सकते हो, कंपनी बी का कंबाइंड रैंक था 3, जो कि सबसे कम था लिस्ट में, तो ये सबसे ऊपर आया। कंपनी ए का कंबाइंड रैंक था 5, जो कि सेकंड नंबर पे था लिस्ट में, तो ये सेकंड नंबर पे आया। ऐसे ऐसे करके कंपनी ई का रैंक था 11, तो ये बिल्कुल एंड में आया। आपने ऐसे कंबाइंड रैंक वाले कॉलम को सॉर्ट कर देना है। तो अब आपने 6th स्टेप में क्या करना है, जो आपके पास अभी लिस्ट आई, उस कंबाइंड रैंक वाले कॉलम को सॉर्ट करने के बाद जो आपके पास लिस्ट आई उसमें से टॉप 20 या फिर टॉप 30 कंपनीज को सिलेक्ट कर लेना है एंड मंथली बेसिस पे उसमें हर मंथ 2 या 3 कंपनीज में इन्वेस्ट करना है। तो अगर आप हर मंथ 2 या 3 कंपनीज में इन्वेस्ट करोगे तो आपके पोर्टफोलियो में एट द एंड ऑफ द ईयर 20 से 30 स्टॉक्स हो जाएंगे। तो अब आपने 7th स्टेप में क्या करना है, वो सारी कंपनीज को बेच देना है मंथली बेसिस पे जिसको खरीदे हुए 1 साल हो गया। मींस अगर आपने कोई कंपनी अप्रैल 2010 में खरीदी, उसको बेच देना है अप्रैल 2011 में, नो मैटर वो प्रॉफिटेबल है या फिर लॉस मेकिंग है, आपको उसको बेच देना है। अगर आपने कोई कंपनी मई 2010 में खरीदी, उसको बेच देना है मई 2011 में, नो मैटर वो लॉस मेकिंग है या फिर प्रॉफिटेबल है। इन कंपनीज को बेच के आपको वो वाली कंपनीज खरीदनी है जो कि उस लिस्ट में नई कंपनीज आ गई हैं टॉप 20 या टॉप 30 की लिस्ट में। मींस आपको वो वाली लिस्ट, वो जो मैंने आपको पूरी लिस्ट बताई जो सॉर्टिंग करके आई थी, वो वाली लिस्ट आपको हर साल प्रिपेयर करनी है एंड जो नई कंपनीज उस लिस्ट में टॉप 20 या फिर टॉप 30 में आ रही है उनमें इन्वेस्ट कर देना। एंड हियर इज अ ट्रिक, अगर आप किसी स्टॉक को सेल करने जा रहे हो 1 साल के बाद एंड वो वाला स्टॉक लॉस मेकिंग है या फिर आप कह सकते हो उसने अभी तक नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं, तो आप उस स्टॉक को 1 साल के 1 वीक पहले सेल करो एंड उस स्टॉक को जिसने अभी तक पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं उस स्टॉक को आप 1 साल के 1 वीक बाद सेल करो टू गेट सम टैक्स बेनिफिट्स। एंड अगर आप इस स्ट्रैटेजी से सच में फायदा लेना चाहते हो तो आप इस स्ट्रैटेजी को मार्केट में कम से कम 5 साल तक अप्लाई करो। एंड अब हम इस स्ट्रैटेजी को इंडिया में बैक टेस्ट करेंगे एंड बैक टेस्ट करते करते आपको इस स्ट्रैटेजी को कैसे फॉलो करना है इंडिया में ये भी आ जाएगा।
इस स्ट्रेटेजी को हम इंडिया में 2002 से लेके 2020 तक बैक टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम वो वाली कंपनी सिलेक्ट करेंगे जिसकी मार्केट कैप 500 करोड़ से ज्यादा है। बट इसमें एक प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल, जो कंपनीज जिसकी मार्केट कैप 500 करोड़ से ज्यादा है वो 2020 में तो मानो 1000 कंपनी से ज्यादा होंगी। बट जो कंपनीज जिनकी मार्केट कैप 500 करोड़ से ज्यादा वो 2002 में 100 या फिर 150 कंपनीज होगी। तो ये एक रैशनल इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी नहीं बनेगी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम हर साल टॉप 750 कंपनीज लेंगे जिनकी मार्केट कैप सबसे ज्यादा है। लाइक 750 कंपनीज इन 2002 जिनकी मार्केट कैप सबसे ज्यादा है, 750 कंपनीज इन 2003 जिनकी मार्केट कैप सबसे ज्यादा है, 750 कंपनीज इन 2020 जिनकी मार्केट कैप सबसे ज्यादा है। ऐसे करके हम टॉप हर साल 750 कंपनीज लेंगे। 750 कंपनीज हम टॉप की इसलिए ले रहे हैं क्योंकि टॉप 750 कंपनीज पूरे स्टॉक मार्केट की 99% कंट्रीब्यूट करती हैं वैल्यूएशन की टर्म्स में। एंड इसके बाद हम हर कंपनी का कंबाइंड रैंक निकालेंगे एंड कंबाइंड रैंक के बेस पे हम कंपनीज को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देंगे। सो कंबाइंड रैंक कैसे निकालना है ये मैंने आपको बता दिया। आपको अर्निंग यील्ड के बेस पे रैंक निकालना होगा, आपको आरओसी के बेस पे रैंक निकालना होगा, देन आपको उन दोनों रैंक्स को ऐड कर देना होगा एंड जो एडेड रैंक होगा वो कंबाइंड रैंक होगा। ऐसे आपको हर एक कंपनी के लिए कंबाइंड रैंक निकालना है, उसको हर एक कॉलम में उसको अलग से कॉलम में लिख देना है एंड उस कॉलम को आपको सॉर्ट कर देना है असेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में। तो जो कंपनीज ऊपर ऊपर आएंगी वो सारी कंपनीज अच्छी होंगी एंड सस्ती होंगी क्योंकि उसका आरओसी भी ज्यादा है एंड उसका अर्निंग यील्ड भी ज्यादा है। जैसे एक कंपनी है जिसका रैंक है 350 बेस्ड ऑन आरओसी एंड रैंक 10 है बेस्ड ऑन अर्निंग यील्ड, एंड कोई दूसरी कंपनी है जिसका रैंक है 100 बेस्ड ऑन आरओसी एंड उसका रैंक है 50 बेस्ड ऑन अर्निंग यील्ड। सो हम इस केस में सेकंड कंपनी को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे क्योंकि उसका कंबाइंड रैंक है 150 एंड पहली कंपनी का कंबाइंड रैंक है 360। दैट्स व्हाई वी आर गिविंग मोर इंपोर्टेंस टू कंपनी बी। जिस कंपनी का कंबाइंड रैंक सबसे कम होगा उसको सबसे ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। कंपनीज लाइक एचयूएल कैन बी इन टॉप 10 कंपनीज बेस्ड ऑन आरओसी क्योंकि इस कंपनी का आरओसी बहुत ज्यादा है। बट ये कंपनी रिजेक्ट हो जाएंगी क्योंकि इनका अर्निंग यील्ड बहुत ही ज्यादा कम है एंड मे बी लिस्ट के बिल्कुल एंड पे आती होंगी बेस्ड ऑन अर्निंग यील्ड। अब एक बात याद रखना, जो कि उस लिस्ट में यूटिलिटीज एंड फाइनेंशियल कंपनीज होंगी उसको हमने एक्सक्लूड कर देना है। तो जो हमारे पास लिस्ट होगी 750 कंपनीज की, उसके जो टॉप 25 स्टॉक्स होंगे उसमें हमने हर साल इन्वेस्ट करना है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास हर साल 750 स्टॉक्स की लिस्ट होगी, उसके जो टॉप 25 स्टॉक्स होंगे उसकी लिस्ट हमने हर साल प्रिपेयर करनी है एंड उस लिस्ट में जो नए स्टॉक्स आएंगे उसमें हमने इन्वेस्ट करना है। जो उस लिस्ट में से चले जाएंगे उसमें से हमने बाहर निकल जाना है। फॉर एग्जांपल, जो 2002 की लिस्ट होगी टॉप 25 स्टॉक्स की, उसमें हमने इक्वल अमाउंट इन्वेस्ट करना है। जो 2003 की लिस्ट होगी टॉप 25 स्टॉक्स की, उसमें अगर जो नए स्टॉक्स आएंगे उसमें हमने इन्वेस्ट करना है एंड जो स्टॉक्स लिस्ट में से निकल जाएंगे उसमें से हमने भी निकल जाना है। तो अब हमने सारा मेथड समझ लिया एंड सारी स्ट्रैटेजी समझ ली। बट अब इस स्ट्रैटेजी ने क्या क्या रिटर्न्स दिए इसके ऊपर थोड़ी नजर डालते हैं। उन 18 साल के पीरियड में 2002 से लेकर 2020 तक 18 साल के पीरियड में इस स्ट्रैटेजी ने इंडिया में 35.4% के CAGR रिटर्न दिए। बट अगर हम निफ्टी 50 के रिटर्न्स को देखें तो इसी 18 साल के पीरियड में निफ्टी 50 ने 12.7% के CAGR रिटर्न दिए। मैजिक फॉर्मूला ने हमें 35.4% के CAGR रिटर्न्स एंड निफ्टी 50 ने हमें 12.7% के CAGR रिटर्न दिए। निफ्टी 500 की बात करें तो उसने हमें 13.5% के CAGR रिटर्न दिए। अगर हम निफ्टी मिड कैप 100 की बात करें तो उसने हमें 14.6% के CAGR रिटर्न्स दिए। अगर हम निफ्टी स्मॉल कैप 100 की बात करें तो निफ्टी स्मॉल कैप 100 ने हमें 10.6% के CAGR रिटर्न दिए। इसका मतलब कि मैजिक फॉर्मूला ने हर एक इंडेक्स को बहुत ही ज्यादा अच्छे मार्जिन से बीट किया है। अभी तक आपने मैजिक फॉर्मूला ने एंड हर एक इंडेक्स ने कितने परसेंट के CAGR रिटर्न्स दिए उस पर्टिकुलर पीरियड में, ये चेक कर लिया। अभी हम हर एक साल में मैजिक फॉर्मूला ने एंड निफ्टी 50 या निफ्टी मिड कैप 100 सारे इंडेक्सेस के मुकाबले मैजिक फॉर्मूला ने कितने परसेंट के रिटर्न्स दिए एंड कितने साल में मैजिक फॉर्मूला अपने इंडेक्सेस से आगे रहा, इसके ऊपर थोड़ी नजर डालते हैं। जैसे अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मैजिक फॉर्मूला वर्सेस निफ्टी 50 2002 से 2003 में मैजिक फॉर्मूला ने 43.8% के रिटर्न्स दिए हैं, वहीं निफ्टी 50 ने 7.2% के रिटर्न्स। इसका मतलब 2002 से लेके 2003 में जो पीरियड था
उसमें मैजिक फॉर्मूला आगे रहा है निफ्टी 50 से एंड बहुत अच्छे मार्जिन से बीट किया है। अगर हम 2003 से 2004 का पीरियड देखें, उसमें भी मैजिक फॉर्मूला ने 47.2% के रिटर्न्स दिए, वही निफ्टी 50 ने 32.8% के रिटर्न्स। मींस इस पीरियड में भी मैजिक फॉर्मूला आगे ही रहा है निफ्टी 50 से। ऐसे ऐसे करके अगर हम 2002 से लेके 2020 तक सारा डेटा देखें तो मैजिक फॉर्मूला बस 5 साल पीछे रहा है निफ्टी 50 से एंड बाकी हर एक साल में मैजिक फॉर्मूला ने बाजी ही मारी है निफ्टी 50 के मुकाबले। अगर हम मैजिक फॉर्मूला को निफ्टी 500 से कंपेयर करें तो कहानी बिल्कुल सेम निकल के आती है। मैजिक फॉर्मूला बस 5 साल पीछे रहा है निफ्टी 500 से एंड बाकी हर एक साल में हमारे मैजिक फॉर्मूला ने ही बाजी मारी है। अगर हम मैजिक फॉर्मूला को निफ्टी मिड कैप 100 से कंपेयर करें, अगेन कहानी बिल्कुल सेम निकल के आती है। मैजिक फॉर्मूला बस 5 साल पीछे रहा है निफ्टी मिड कैप 100 के मुकाबले एंड बाकी हर एक साल में मैजिक फॉर्मूला ने निफ्टी मिड कैप 100 को बीट किया है। अगर हम मैजिक फॉर्मूला को निफ्टी स्मॉल कैप 100 से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे कहानी थोड़ी डिफरेंट है। मैजिक फॉर्मूला बस 2 साल पीछे रहा है निफ्टी स्मॉल कैप 100 से एंड बाकी हर एक साल में मैजिक फॉर्मूला ने ही बाजी मारी है। अभी हमने मैजिक फॉर्मूला ने एंड निफ्टी इंडेक्स ने कैसे परफॉर्म किया हर एक साल में उसको कंपेयर किया एंड पता लगाया कि मैजिक फॉर्मूला ने तकरीबन हर साल निफ्टी 50 को या निफ्टी 100 को, मतलब निफ्टी के इंडेक्सेस को हर साल बीट ही किया है। अभी हम 3 ईयर रोलिंग रिटर्न्स को, मैजिक फॉर्मूला के 3 ईयर रोलिंग रिटर्न्स को एंड निफ्टी इंडेक्स के 3 ईयर रोलिंग रिटर्न्स को कंपेयर करेंगे। 3 ईयर रोलिंग रिटर्न्स मतलब अगर हम 3-3 साल के पीरियड लें तो उस 3 साल के पीरियड में मैजिक फॉर्मूला ने कैसे परफॉर्म किया एंड निफ्टी इंडेक्स ने कैसे परफॉर्म किया उसको कंपेयर करेंगे एंड जानेंगे कि दोनों में क्या कंपैरिजन है, दोनों के रिटर्न्स में क्या कंपैरिजन है। जैसे अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो, सेकंड कॉलम में आपको मैजिक फॉर्मूला के रिटर्न्स दिख रहे हैं, थर्ड कॉलम में आपको निफ्टी 50 के रिटर्न्स दिख रहे हैं, फोर्थ कॉलम में आपको निफ्टी 500 के रिटर्न्स दिख रहे हैं, फिफ्थ कॉलम में आपको निफ्टी मिड कैप 100 के रिटर्न्स दिख रहे हैं एंड सिक्स्थ कॉलम में आपको निफ्टी स्मॉल कैप 100 के रिटर्न्स दिख रहे हैं। अगर हम 2002 से 2005 का पीरियड लें तो इसमें मैजिक फॉर्मूला ने 94.6% के रिटर्न्स दिए हैं, जो कि हर एक इंडेक्स से ज्यादा है। 2003 से 2006 का पीरियड लें तो इसमें भी मैजिक फॉर्मूला ने 117.1% के रिटर्न्स दिए हैं, जो कि हर एक इंडेक्स से ज्यादा है। तो ऐसे ऐसे करके अगर हम मैजिक फॉर्मूला के रिटर्न्स को हर एक इंडेक्स से कंपेयर करें तो अभी आप स्क्रीन पे सेकंड टेबल देख सकते हो, जिसमें आपको पता चलेगा कि मैजिक फॉर्मूला बस निफ्टी 50 से एंड निफ्टी 500 से बस 2 पीरियड में पीछे रहा है एंड बाकी हर एक पीरियड में मैजिक फॉर्मूला ने ही बाजी मारी है। एंड गौर करने वाली बात यह है कि मैजिक फॉर्मूला निफ्टी मिड कैप 100 एंड निफ्टी स्मॉल कैप 100 से हर एक पीरियड में आगे रहा है। इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हम मैजिक फॉर्मूला इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी को 3 साल तक लगातार फॉलो करें तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स निफ्टी 50 को या हर एक इंडेक्स को बीट कर देंगे। जैसे अभी मैंने आपको चार्ट शो किए तो उसमें हमें ये पता चला कि 16 में से बस 2 बार हमारा मैजिक फॉर्मूला निफ्टी 50 से एंड निफ्टी 500 से पीछे रहा है। एंड गौर करने वाली बात ये है कि मैजिक फॉर्मूला निफ्टी मिड कैप 100 एंड निफ्टी स्मॉल कैप 100 से हर एक बार आगे रहा है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हम 3 साल तक लगातार मैजिक फॉर्मूला इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम अपने इंडेक्स को बीट कर देंगे। अब हम 5 ईयर रोलिंग रिटर्न्स की बात करेंगे। 5 ईयर रोलिंग रिटर्न्स का मतलब अब हम 5-5 साल के पीरियड्स लेंगे एंड उस 5 साल में मैजिक फॉर्मूला ने कैसे परफॉर्म किया एंड हर एक इंडेक्स ने कैसे परफॉर्म किया उसके ऊपर डिस्कस करेंगे या उसको कंपेयर करेंगे। जैसे अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो, सेकंड कॉलम में आपको मैजिक फॉर्मूला के 5 साल के CAGR रिटर्न्स दिखेंगे, थर्ड कॉलम में आपको निफ्टी 50 के CAGR रिटर्न्स दिखेंगे, फोर्थ कॉलम में आपको निफ्टी 500 के, फिफ्थ कॉलम में आपको निफ्टी मिड कैप 100 के एंड सिक्स्थ कॉलम में आपको निफ्टी स्मॉल कैप 100 के। अगर हम 2002 से 2007 तक का 5 ईयर का पीरियड लेते हैं तो इसमें मैजिक फॉर्मूला ने 87.9% के CAGR रिटर्न दिए हैं, जो कि हर एक इंडेक्स से ज्यादा है। अगर हम 2003 से 2008 तक का 5 ईयर का पीरियड लेते हैं तो इसमें हमारे मैजिक फॉर्मूला ने 78.4% के CAGR रिटर्न दिए हैं, जो कि अगेन हर एक इंडेक्स से ज्यादा है। ऐसे ऐसे करके अगर हम मैजिक फॉर्मूला के हर एक उस 5 साल के पीरियड में मैजिक फॉर्मूला के रिटर्न्स को उसके इंडेक्सेस के साथ कंपेयर करते हैं तो अभी आप सेकंड टेबल में देख सकते हो कि मैजिक फॉर्मूला ने उस 5 साल के पीरियड में निफ्टी 50 को, निफ्टी 500 को, निफ्टी मिड कैप 100 को एंड निफ्टी स्मॉल कैप 100 को बीट किया है।
मैजिक फॉर्मूला ने हर एक पीरियड में हर एक इंडेक्स को बीट किया अगर हम 5 साल का पीरियड लेके चलते हैं। तो इससे हमें ये पक्का पता चल गया कि जैसे जैसे हम अपना इन्वेस्टिंग टाइम पीरियड बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे मैजिक फॉर्मूला के विनिंग चांसेस या विनिंग प्रोबेबिलिटी भी बढ़ती जाएगी। जैसे जब हमने एक एक साल का टाइम पीरियड लिया वैसे तब हमें पता चला कि 18 में से बस 5 बार मैजिक फॉर्मूला पीछे रहा है निफ्टी 50 से, एंड 18 में से 13 बार मैजिक फॉर्मूला ने बाजी मारी है। जब हमने 3-3 साल के टाइम पीरियड लिए तो हमें पता चला कि 16 में से बस 2 बार मैजिक फॉर्मूला पीछे रहा, बाकी 14 बार मैजिक फॉर्मूला ने ही बाजी मारी है निफ्टी 50 से। लेकिन जब हम 5-5 साल का टाइम पीरियड लेते हैं तो हमें पता चलता है कि मैजिक फॉर्मूला हर एक बार निफ्टी 50 से आगे रहा है। तो इससे हमें ये पक्का क्लियर हो गया कि जैसे जैसे हम अपना इन्वेस्टिंग टाइम पीरियड बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे मैजिक फॉर्मूला के विनिंग चांसेस भी बढ़ते जाएंगे। अब मेन क्वेश्चन अराइव्स, अगर ये स्ट्रेटेजी इतनी ज्यादा अच्छी है तो इसे हर एक इन्वेस्टर फॉलो क्यों नहीं करता एंड इंडेक्स को बीट क्यों नहीं कर देता? तो इसका सिंपल सा आंसर है क्योंकि लोगों में पेशेंस नहीं है। जैसे अभी आपने देखा कि कुछ टाइम पीरियड थे, कुछ शॉर्ट टाइम पीरियड थे जिसमें इस स्ट्रेटेजी ने निफ्टी 50 को या कह सकते हो इंडेक्स को अंडर परफॉर्म किया है। तो जब इसने अंडर परफॉर्म किया तो इन्वेस्टर्स इसे बेकार बोल के बाहर निकल जाते हैं। लेकिन इस स्ट्रेटेजी का मेन जादू या मेन मैजिक लॉन्ग टर्म पीरियड में शुरू होता है, जिसमें आप देख सकते हो अगर हम अपना टाइम पीरियड 5 साल या फिर उससे ज्यादा के लेके चलते हैं तो मैजिक फॉर्मूला के विनिंग चांसेस 100% हो जाते हैं या फिर विनिंग प्रोबेबिलिटी 100% हो जाती है। अब हम एक नई स्टडी की ओर बढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले हमने 750 कंपनी सिलेक्ट की थी एंड हमने टॉप 25 कंपनीज में इन्वेस्ट किया था। आइडिया ये था कि ये जो टॉप 25 कंपनीज है ये सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है एंड ये सबसे ज्यादा अंडर वैल्यूड है। तो इसका मतलब ये है कि जो कंपनीज 26 से लेके 50th रैंक तक बिलोंग करेंगी वो कंपनीज फर्स्ट ग्रुप से कम प्रॉफिटेबल होंगी एंड कम अंडर वैल्यूड होंगी। जो कंपनीज 51st रैंक से 75th रैंक तक बिलोंग करेंगी वो पहले वाले ग्रुप से सेकंड वाले ग्रुप से कम प्रॉफिटेबल होंगी एंड कम अंडर वैल्यूड होंगी। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम पीछे चलते जाएंगे वैसे वैसे उन ग्रुप्स के रैंक भी कम उन ग्रुप्स के रिटर्न्स भी कम होते जाएंगे। जैसे अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो सभी ग्रुप्स के रिटर्न्स बिटवीन द पीरियड 2002 टू 2020 एंड इन सभी ग्रुप्स के आप CAGR रिटर्न्स देख सकते हो। ग्रुप 1 के CAGR रिटर्न्स रहे 35.4%, ग्रुप 2 के रहे 25.1%, ग्रुप 3 के रहे 23.1%, ऐसे ऐसे करके ग्रुप 20 के रहे 12.5% रिटर्न्स। जैसे अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो ये इसी रूल को फॉलो कर रहा है। ग्रुप 1 के रिटर्न सबसे ज्यादा है एंड ग्रुप 20 के रिटर्न सबसे कम है। मींस मैजिक फॉर्मूला के ऊपर भरोसा किया जाता है एंड मैजिक फॉर्मूला वर्क इन ऑर्डर। जो बेस्ट रैंक कंपनीज हैं इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग उसके रिटर्न सबसे ज्यादा है एंड जो कंपनीज जिनका रैंक सबसे कम है उनके रिटर्न्स भी कम है। हम स्क्रीन में देख सकते हैं ट्रेंड डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, मींस ट्रेंड पूरा लीनियर नहीं है। जैसे ग्रुप 8 के रिटर्न्स ग्रुप 7 से ज्यादा है, ग्रुप 11 के रिटर्न्स ग्रुप 10 से ज्यादा है, बट ये होना नहीं चाहिए बट है। बट अगर हम एक जनरल ट्रेंड देखें तो जैसे जैसे ग्रुप का रैंक खराब होता जा रहा है वैसे वैसे उसके रिटर्न्स भी खराब होते जा रहे हैं। मींस ये जो मैजिक फॉर्मूला है इसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। एक जनरल ट्रेंड हमें यही कहता है कि जैसे जैसे ग्रुप का रैंक बेकार होता जा रहा है वैसे वैसे उसके रिटर्न्स भी कम होते जा रहे हैं। तो अभी तक हमने मैजिक फॉर्मूला इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी के बारे में सब कुछ पढ़ लिया। मुझे पता है कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी होगी एंड आप भी थक गए होगे वीडियो को देख के, लेकिन मैंने मैजिक फॉर्मूला से रिलेटेड हर एक एस्पेक्ट कवर करने की कोशिश की है एंड मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर कोई भी डाउट रहा होगा। लेकिन अगर फिर भी रहा है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। जैसे हमने देखा कि अगर हम मैजिक फॉर्मूला इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं तो हमारे विनिंग चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं एंड हम अपने कंट्री के इंडेक्स को बीट कर सकते हैं। एंड अगर हम अपना टाइम पीरियड और भी ज्यादा बढ़ाते हैं लाइक 5 साल या उससे ज्यादा तो हमारी प्रोबेबिलिटी 100% तक पहुंच जाती है मैजिक फॉर्मूला से अपने इंडेक्स को बीट करने की। तो देखो दुनिया में कुछ ही इन्वेस्टर्स हैं जो कि लंबे समय तक अपने कंट्री के इंडेक्स को बीट कर सकते हैं एंड उनमें से भी कुछ गिने चुने इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने अपने सीक्रेट्स को रिवील किया है। जो ये इस बुक के ऑथर्स हैं जी इन्होंने अपने कंट्री के इंडेक्स को भी बीट किया एंड इन्होंने एक अच्छे खासे रिटर्न्स भी कमाए हैं एंड इन्होंने अपने सीक्रेट्स को भी रिवील किया है एंड मैजिक फॉर्मूला इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी इनका ही एक सीक्रेट है। तो जिसको फॉलो करके कोई भी एक इन्वेस्टर अपने कंट्री के इंडेक्स को बीट कर सकता है एंड इन्होंने अपने इंटरव्यू या फिर बुक में भी
एडमिट किया है कि ये स्ट्रेटेजी में भी शॉर्ट टाइम में काम ना करे, क्योंकि जैसे हमने देखा कि इस स्ट्रेटेजी को अगर हम 1 साल पीरियड में देखते हैं या फिर 3 साल के पीरियड में देखते हैं, तो कुछ कुछ पीरियड ऐसे आते हैं जिसमें इस स्ट्रेटेजी ने अपने इंडेक्स को अंडर परफॉर्म किया है। लेकिन जैसे ही हम अपना पीरियड 5 साल तक लेके जाते हैं या फिर उससे ज्यादा का लेके जाते हैं, तो इस स्ट्रेटेजी ने हर एक बार अपने इंडेक्स को बीट किया है। तो इनके ऑथर्स, इस बुक के ऑथर्स ने कहा है कि अगर आप में पेशेंस है एंड अगर आप लॉन्ग टर्म समय तक इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हो, तो आप बड़े आसानी से अपने कंट्री के इंडेक्स को बीट कर दोगे। तो अगर आप में पेशेंस है एंड अगर आप लॉन्ग समय तक इस स्ट्रेटेजी के ऊपर बिलीव कर सकते हो, तभी स्ट्रेटेजी को फॉलो करो एंड इसको यूज करके अपने इंडेक्स को बीट करो। सो अगर आपको इस स्ट्रेटेजी में कुछ मिसिंग लगता है, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग भी मॉडिफाई कर सकते हैं। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। एंड देखो, डिसीजन आपको लेना है। मैंने आपको इस स्ट्रेटेजी ने इंडियन मार्केट में कैसे परफॉर्म किया इसके बारे में बताया। एंड कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर कंसल्ट करें। सो आज की वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगा है, बहुत ज्यादा मेहनत लगी है एंड बहुत ज्यादा रिसर्च वर्क लगा है। तो अगर आपको हमारा काम या हमारा रिसर्च वर्क अच्छा लगा, तो आज आप इस वीडियो को लाइक भी जरूर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारी रीच बढ़ाने में मदद करेगा। YouTube को लगेगा कि आप हमारी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, तो ये नए लोगों तक भी हमारी वीडियो को लेके जाएगा। तो अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा, तो आप इसको प्लीज लाइक भी कीजिए एंड इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिए, ताकि इंडिया के बाकी लोगों को भी इस स्ट्रेटेजी के बारे में पता लगे। एंड और अच्छी एंड रिसर्च से भरी हुई वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पे सिर्फ बातें नहीं करते, हम अपनी बातों को फैक्ट्स एंड डेटा के साथ प्रूव करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।